दरअसल रफ़ी साहब बम्बई में रहते थे। न ठंडी न गर्मी, खुशनुमा मौसम में रहने के आदी थे। ऐसे में ठंड के मौसम में 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ठंड उनका जिस्म झेल न सका। भीषण ठंड के कारण हिंदी सिनेमा के अमर गायक मोहम्मद रफ़ी को इस दुनिया से रुखसत हुए तकरीबन 40 वर्षों का समय बीत चुका है। मगर रफ़ी साहब के लाखों दीवाने आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो रफ़ी साहब के गानों को सुनते हैं और उनके गानों को सुनकर उनके दिल को बहुत सुकून मिलता है। लेकिन अपनी मखमली आवाज़ से दूसरों के दिल को सुकून देने वाले रफ़ी साहब का खुद का सुकून तब छिन गया जब 1 अक्टूबर सन 1962 को पड़ोसी देश चीन ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। तब देशभक्त दिलवाले रफ़ी साहब ने देशभक्ति से ओतप्रोत हो भारत चीन सीमा पर पहुंचकर जंग के बीचों बीच ऐसा क्या हैरतअंगेज कारनामा किया जो तारीख में दर्ज हो गया, जानेंगे इस वीडियो में। सन 1962 में भारत की तरफ से चीन के साथ जंग लड़ने वाले और जंग के बाद जिंदा बचने वाले एक जाबाज भारतीय सिपाही फुनचोक ताशी अपने एक इंटरव्यू में एक कमाल का किस्सा साझा करते हैं। फुनचोक बताते हैं कि सन 1962 में युद्ध के वक्त वो गलवान घाटी में तैनात थे। एलएसी की स्थिति के मुताबिक भारतीय सैनिक नीचे सपाट समतल जगह पर थे और चीनी सैनिक ऊपर पहाड़ की चोटियों पर बैठे हुए थे। फुनचोक बताते हैं कि 1 अक्टूबर को जंग शुरू होने के पहले कई महीनों से चीनी सैनिक सीमा पर भारतीय सैनिकों के साथ संघर्ष, विवाद, हिंसा और झड़पें कर रहे थे। ऐसे ही एक दोपहर को जब फुनचोक अपने साथी सैनिकों के साथ खाना खा रहे थे कि अचानक उनके कान में मोहम्मद रफ़ी के गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। ये आवाज़ चोटी पर से आ रही थी। फुनचोक चौंक गए, चोटी पर रफ़ी साहब के गाने की आवाज़। तब फुनचोक को मालूम चला कि असल में चीनी सैनिकों ने पहाड़ की चोटियों पर बड़े बड़े स्पीकर्स लगा रखे हैं और चीनी सैनिक उन स्पीकर्स पर मोहम्मद रफ़ी के गाने बजा रहे हैं। अब ये उनका रोज का दस्तूर हो गया। दोपहर के खाने के वक्त, रात को सोने के वक्त वो अक्सर रफ़ी साहब के गाने बजाया करते थे और ख़ास तौर पर तुमसा नहीं देखा ये गाना तो ज़रूर बजाया करते थे। फुनचोक के मुताबिक चीनी सैनिक ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वो भारतीय सैनिकों के साथ दोस्ती का झूठा दिखावा कर सकें। ये तो एक छोटी सी घटना थी, मगर सन 1962 के भारत चीन युद्ध और मोहम्मद रफ़ी से जुड़ा एक इससे भी बड़ा हैरतअंगेज किस्सा मोहम्मद रफ़ी की बायोग्राफी में दर्ज है। बात तब की है जब सन 1962 में चीन का भारत से युद्ध चल रहा था और ऐसी खबरें सुन सुनकर बम्बई में बैठे रफ़ी साहब का दिल जल रहा था। रफ़ी साहब चीन पर आग बबूला थे। ज़िंदगी में पहली बार रफ़ी साहब को यह अफसोस हो रहा था कि वो सिंगर हैं। वो सोच रहे थे काश वो एक सिंगर ना होकर एक सैनिक होते तो आज इस मुश्किल वक्त में अपने मुल्क के लिए वो कुछ कर सकते थे। रफ़ी साहब अब इस उधेड़-बुन में लगे हुए थे कि वो एक सैनिक नहीं है, सिंगर हैं। तो एक सिंगर होने के नाते वो इस मुश्किल वक्त में अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। अपनी इस मुश्किलात को उन्होंने अपने दोस्त और मशहूर एक्टर दिलीप कुमार से साझा किया। दिलीप कुमार ने थोड़ी देर सोचने के बाद रफ़ी साहब से कहा, सिंगर होने के नाते तुम इस वक्त देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकती हो। रफ़ी साहब ने पूछा, क्या? दिलीप कुमार ने कहा, सीमा पर जंग लड़ रहे जवानों की हौसला अफजाई करो। रफ़ी साहब के दिल को दिलीप कुमार की ये बात जच गई। इसके बाद उन्होंने दिलीप कुमार के साथ मिलकर योजना बनाई और फिर दिलीप कुमार को साथ लेकर 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सांगला बॉर्डर पोस्ट पर पहुंचे। जवानों की हौसला अफजाई करती एक लाइव प्रस्तुति देने के लिए। उन दिनों हिंदुस्तान में रफ़ी साहब की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। उनके आने की खबर से ही जवानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। रफ़ी साहब खुद भी इस कार्यक्रम के लिए बहुत उत्साहित थे। इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने बाकायदा चुन चुन कर
देशभक्ति के ऐसे तराने चुने थे जो जवानों की भुजाओं में देशभक्ति का संचार कर दे। मगर कार्यक्रम की महज एक रात पहले रफ़ी साहब के साथ एक हादसा हो गया। दरअसल रफ़ी साहब बम्बई में रहते थे। न ठंडी न गर्मी, खुशनुमा मौसम में रहने के आदी थे। ऐसे में ठंड के मौसम में 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ठंड उनका जिस्म झेल न सका। भीषण ठंड के कारण रफ़ी साहब के गले में जकड़न हो गई और इतनी बुरी जकड़न, इतनी तगड़ी जकड़न कि उनका गला गाने लायक ही न बचा। रफ़ी साहब के पांव तले से ज़मीन निकल गई। अब तक जवानों की ओर से अपने अपने पसंदीदा गानों की फरमाइशें पर्चियों पर लिख लिख कर उन तक पहुंचने लगी थी। मगर यहाँ रफ़ी साहब का तो आलम ही दूसरा था। रफ़ी साहब सोचने लगे कि अब वो जवानों को क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे गाएंगे। इस मुश्किल वक्त में मुल्क के लिए एक काम जो वो कर सकते हैं उसे कैसे कर पाएंगे। अपनी इस बेबसी पर रफ़ी साहब की रुलाई छूट गई। सो सम्राट मोहम्मद रफ़ी फूट फूट कर रोने लगे। दिलीप कुमार उनकी ये हालत देखकर हतप्रभ भी थे और बहुत भावुक भी। लेकिन फिर भी उन्होंने रफ़ी साहब को ढांढस बंधाया और उनसे बोले कि उनकी माँ बचपन में उनका गला ठीक करने के लिए उन्हें लौंग, काली मिर्च और शहद से बना एक काढ़ा पिलाया करती थी। वो काढ़ा अब वो रफ़ी साहब के लिए बनाएंगे। रफ़ी साहब उस काढ़े को पिए और दुआ करें। अल्लाह ने चाहा तो सुबह तक उनकी आवाज़ बिल्कुल पहले जैसी दुरुस्त हो जाएगी। इसके बाद तकरीबन आधी रात तक दिलीप कुमार रफ़ी साहब के लिए काढ़ा बनाते रहे। रफ़ी साहब एक के बाद एक कप के कप काढ़ा अपने गले से नीचे उतारते रहे। अगली सुबह जब रफ़ी साहब सोकर उठे तो उनके साथ एक चमत्कार हो गया था। मुंह धुलने के बाद जब उन्होंने अपना गला साफ किया तो वो खुशी से झूम उठे, क्योंकि उनकी मखमली आवाज़ उनके पास वापस आ गई थी। रफ़ी साहब खुशी के मारे नंगे पैर दौड़कर सोते हुए दिलीप कुमार के पास पहुंचे और उनके गले से लिपट गए। दिलीप साहब ने भी जब रफ़ी साहब की पुरानी आवाज़ को सुना तो खुशी से चहक उठे। बस इसके बाद तो रफ़ी साहब ने अपनी शानदार आवाज़ से भारत चीन सीमा पर सुरों का ऐसा समा बांधा कि जवानों में जोश भर गया और रफ़ी साहब ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि रफ़ी आखिर रफ़ी ही है, उनके जैसा कोई नहीं। इस समूचे घटनाक्रम पर क्या है आपकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।